केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नई कृषि नीति के खिलाफ कांग्रेस आज रांची में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। रांची में मुराबादी मैदान के बापू वाटिका में कांग्रेस नेता धरने पर बैठने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कृषि नीति के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भी कांग्रेस सौंपेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई कृषि नीति से केंद्र सरकार जमींदारी प्रथा को देश पर एक बार फिर थोपने की कोशिश कर रही है और आज के प्रदर्शन के जरिए किसान और आम जनता के सहयोग से इस कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कृषि नीति के खिलाफ में उतरी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, किसान हित की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी ने किसानों की अब तक की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। नई कृषि नीति को किसान हित में बताया। जनता पार्टी को इस पर कृषि मामलों पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और बताना चाहिए कि एमएसपी का सपोर्ट क्यों लोगों ने हटाया है, क्या पूंजीपतियों को साथ देने के लिए हटाया है और पूंजीपतियों को साथ देने के लिए किसानों का हाथ काटने का काम किया है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 62 करोड़ किसान देश के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, उसका जो नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। धरना देंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब यह उनका राजनीतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको करने पर कौन रोकेगा? किसी को भी करने पर रोक नहीं है। लेकिन कांग्रेस को यह बात समझना चाहिए कि भाई किसानों को 70 साल के में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन सिर्फ ठगता रहा और मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्हें फायदे पहुंचाए जा रहे हैं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो, ये तो जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इधर कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी आज राजभवन मार्च करेंगे। इस मार्च में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के इस मार्च में शामिल नेताओं से न्यूज 18 ने जानने की कोशिश की कि वो कृषि कानून को कितना समझते और जानते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आज रांची में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। जो जानकारी है उसके अनुसार 11 से 12 बजे के बीच में महात्मा गांधी की प्रतिमा से राजभवन के लिए मार्च करेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। तैयारियां अभी चल रही है। अभी हम हैं यहाँ पे बापू वाटिका में, दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से पार्टी का झंडा बैनर लगाया जा रहा है और किस तरह से बापू की जो प्रतिमा है वहां पर सजाया जा रहा है। चूंकि यहीं पर कुछ देर के लिए धरना देंगे जो पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर, और फिर यहाँ से एकजुट होकर कृषि बिल के खिलाफ जो कानून बनाया है कृषि का, उसको लेकर के राजभवन पर मार्च होगा। कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये विरोध किस बात को लेकर है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा। देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कृषि के 3 कानून संसद से गैर संवैधानिक तरीके से पारित कराया है, वो उससे देश के किसान नाराज हैं, आक्रोशित हैं। देश के अंदर में 250 किसान संगठन आंदोलनरत हैं। 62 करोड़ किसान जो देश में हैं वो आंदोलन। झारखंड के संदर्भ में कहें तो क्या असर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में तो न ऐसे कोई किसान है जिनके पास काफी बड़ी जमीन है या फिर एकड़ में जमीन है, या फिर इस तरह के कितने यहाँ पे आपको लगता है एपीएमसी है? यही तो हमारा मांग है कि देश के अंदर में जो 80% से अधिक किसान हैं उनके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, और वैसे किसान जो अपने कृषि पदार्थ जब उपजाएंगे वो तो बेचने के लिए किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। उनको स्थानीय मंडी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। कहाँ पर है मंडी, कितने एपीएमसी यहाँ पर हैं आलोक जी? देखिए, यहाँ जब हम अलग राज हुए, थोड़ा पीछे ले चलेंगे, कृषि वैज्ञानिक स्वामी रंगनाथन आए थे झारखंड के दौरे पर 2007 में। उन्होंने कहा कि दुनिया में उतनी जमीनें पड़ती नहीं है जितनी जमीनें झारखंड में पड़ती। आप चले जाइए थोड़ा सा बगल में सिकिदरी, जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने, रघुवर दास जी ने, जिसका फूड एंड सप्लाई का उद्घाटन किया था, आज वो जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उसी तरह से पड़े हुए हैं। 50 लाख से ज्यादा किसान हैं झारखंड के अंदर में। ये एक्ट को आप कितना समझते हैं, या ये जो कानून पास हुआ है क्या है इस कानून में? किसान के अगर हित में है तो हम लोग को तो मांग है कि एक्ट में आप जो एमएसपी का है उसको जिक्र कीजिए। आप एक तरफ बोलते हैं कि खत्म नहीं होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आप एक्ट में उसको शामिल क्यों नहीं करिए? यही तो मांग हम लोग कर रहे हैं।
कांग्रेस के नेता थे जो अभी यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे राजभवन मार्च के लिए। साफ इनका अपना कहना है कि ये जो किसानों का बिल आया है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है और उसका वो विरोध करेंगे। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनका सवाल का जवाब साफ साफ नहीं था। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कृषि बिल को लेकर कई तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। आइए आपको कृषि बिल से जुड़े झूठ और सच के बारे में बताते हैं। बताया जा रहा है कि कृषि राज्य सूची में है और लिहाजा केंद्र सरकार का कृषि बिल पूरी तरह से गैर कानूनी है, जबकि संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक केंद्र सरकार राज्य हित में कृषि पर कानून बना सकता है। और कृषि बिल पर दूसरा झूठ यह है कि यह चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सच्चाई है कि इस बिल का मकसद किसानों की आय को अधिकतम करना है। कृषि बिल से जुड़ा जो तीसरा झूठ है वो ये है कि ये कृषि उपज विपणन समिति यानी कि एपीएमसी कानून के अधिकारियों पर हमला है, और जबकि हकीकत यह है कि एपीएमसी एक्ट अपनी जगह मौजूद रहेगा। इसके साथ नया बिल किसानों को अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। कृषि के बिल के बारे में जो चौथी बात लिखी गई है वो ये है कि ये किसानों को कोई सुरक्षा नहीं देता और इसके अधिकारों पर हमला करता है, जबकि सच्चाई ये है कि किसानों को पहले की तरह कृषि उत्पादों पर एमएसपी मिलता रहेगा। साथ ही किसान अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए कंपनियों से भी समझौते कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से लाई गई नई कृषि नीति पर पूरे देश में राजनीति गर्म है। गुमला के किसान इस मामले पर क्या सोचते हैं, इसे लेकर उनकी राय जानी हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। अभी हम मौजूद हैं गुमला के उस इलाके में जहां पर लोगों की जीविका पूरी तरह से खेती पर आश्रित होती है और यहाँ के लोग पूरी तरह से किसानी का कार्य करके जीवन चलते हैं। वैसे में हम उन किसानों के बीच में पहुंच चुके हैं जो किसान कहीं ना कहीं एक कृषि कार्य से ही अपनी जीविका चलाते हैं और उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। इनसे हम जानना चाहते हैं कि किसानों के इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं और कितना फायदेमंद है। वर्तमान में जो कृषि बिल आया है उसका गुमला के किसान स्वागत करते हैं। पहला मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसानों को लग रहा है कि सरकार उनकी चिंता कर रही है। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय में औने पौने दाम में जो किसानों को अपना सामान बेचना पड़ता था, अब उनको खुला विकल्प है और वे दूसरे जगह में भी जहां उनको अच्छा दाम मिलेगा वहां बेच सकते हैं। हम इनका पूरा स्वागत करते हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या फायदा होगा इसका? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। किसान अपने माल को जहां अपना उचित मूल्य मिलेगा वहां जाके बेच सकते हैं। गुमला का माल दिल्ली में बेच सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले नहीं होता, मजबूरी होती थी। आदमी औने पौने में बेचता था, बिचौलिए उसका फायदा उठाते थे। हाँ, लेकिन अब आप बिचौलिया फायदा नहीं उठा पाएंगे, किसान को डायरेक्ट सीधा उसका फायदा मिलेगा। मतलब कृषि बिल से फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना चाहेंगे? वो अपना रोजी अपना राजनीतिक चमका रहे हैं और कुछ नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं है। किसान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं वो लोग अपना फायदा के लिए बोल रहे हैं। बिल ने कहीं ना कहीं लोगों को जहाँ राजनीति चमकाने का अवसर दे दिया, वही किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय इस बिल का इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ताकि किसानों जो उम्मीद बना रखा है उसका फलाफल मिल सके। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। राज्य में कोरोना से 9 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 679 हो गई है। कल 974 नए पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा 226 कोरोना संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में मिले, जबकि रांची में 214 कोरोना पॉजिटिव संख्या मिले हैं। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। 24 घंटे में झारखंड के अलग अलग जिलों में कोरोना से 9 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 679 हो गई है। अगर बात करें कि इस दरमियान कितने पॉजिटिव केस मिले हैं, तो 974 पॉजिटिव केस पूरे राज्य में मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 79,909 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 958 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना परास्त करने वालों की संख्या भी 60,000 से ऊपर जा चुकी है, जबकि अभी भी राज्य में कोरोना के 12,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज जिनका इलाज राज्य के अलग अलग कोविड सेंटर में चल रहा है और उनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। धनबाद से खबर, जहां पार्क मार्केट से 4 दुकानें सरकारी फाइलों से गायब हो गई हैं। बड़ी खबर है, नगर निगम की जांच टीम की सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है दुकानों के गायब होने के, और नगर निगम की तरफ से पार्क मार्केट, हीरापुर और मेन रोड की दुकानों की दोबारा मापी हो रही है। इस दौरान यहां से 4 दुकानें गायब मिली। जांच में पता चला कि ऐसे दुकानदार जिन्हें 2 दुकानें आवंटित थी, उन्होंने 2 को तोड़कर 1 दुकान बदल दिया।
सभी दुकानों की जांच में 12 से अधिक दुकानें गायब मिल सकती हैं। वहीं दुकानों के वास्तविक ढांचे से छेड़छाड़ कर राजस्व की क्षति की आशंका है। नगर निगम की मापी के बाद कार्रवाई की तैयारी में विभाग जुटा है। करा रहे हैं अभी तो हम लोग जितने भी हमारे दुकान है उसका क्या स्वरूप है और किस स्वरूप में उसको दिया गया था, अभी हम लोग नोटिस का कार्रवाई, अभी पूरा हमारे पास रिपोर्ट आ गया है और वो नोटिस की कार्रवाई करेंगे। जब चूँकि ये एक थोड़ा लंबा ये प्रक्रिया है, इसमें हम लोग थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारा जब अपडेट हमारा नोटिस के द्वारा जब जवाब प्राप्त हो जाएगा तो जो भी विधिवत उसमें कार्रवाई है, रेवेन्यू से रिलेटेड है या हमारा स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस किया है, तो उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। लातेहार के मनिका प्रखंड में सरकारी गाड़ी से करीब लोगों को मिलने वाली राशन की कालाबाजारी की जा रही है। लातेहार टीएसओ ने किसे पकड़ा। सरकारी जीप में लदे राशन को जब्त कर मनिका थाना लाया गया। यह सरकारी जीप मनिका सीओ नंद कुमार राम की है। बताया जा रहा है कि इस जीप से हर दिन सरकारी राशन गोदाम से लोड कर ले जाया जाता था। ग्रामीणों की ओर से जानकारी मिलने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। फिलहाल पूरे मामले पर जिले के अधिकारी जांच कर रहे हैं। दिन जो है दूसरा दिन जैसे पहला मरतबा ले गया 10 पैकेट दो मरतबा, उसके बाद दूसरा दिन जो है 20 पैकेट 2 मरतबे ले गया। अच्छा, आज कितना ले? आज 20 पैकेट गया। 20 पैकेट आज ले जा। आज 20 पैकेट गया। इधर पाकुड़ में नदियों के उफान से जिले का पूर्वी इलाका जलमग्न हो गया है। रास्तों पर पानी भर गया है, फसलें डूब गई हैं। बाढ़ के पानी की निकासी के इंतजाम नहीं होने से घरों के आसपास पानी ठहरा हुआ है, जिससे लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। पाकुड़ जिले का यह पूर्वी इलाका है और यह पूर्वी इलाका तारानगर, बगानपाड़ा, इलामी, सिरसा, रामचंद्रपुर, उपमानगर, संग्रामपुर, कुंवरपुर और गुलदाहा में पानी भर चुका है। गांव में तो पानी नहीं घुस पाया, लेकिन जो खेत है उसकी स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। जो यहाँ के फसल है धान, ईख और पटसन, उसका पौधा डूब चुका है। और अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ ग्रामीण हैं जो अपने पौधा को बचाने में लगे हैं और रोड के किनारे भी जो है लोग पहुँच गए हैं और पौधों को लेकर के अपने घर की ओर जा रहे हैं ताकि जो फसल है उसको बचाया जा सके। काफ़ी परेशानी हो रही है और जो धान की फसल की है उसकी एक बड़ी नुकसान होगी, लेकिन अभी तक इस इलाके में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं और ना ही कुछ डाटा लिया है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, ग्रामीणों को क्या परेशानी हो रही है। दर्जनों गांव के जो खेत है और उस पर लगा धान का फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, डूब चुका है और गुमानी का जो पानी है उसके उफान के कारण यह स्थिति हुई है। निकासी का सही रास्ता भी नहीं यहाँ पर हो पाया है। कई बार ग्रामीणों ने यह सवाल उठाया था कि निकासी का सही रास्ता बने, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। खबर है हजारीबाग से, जहां के कटकमदाग के सलगा में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए बना मिनी जल मीनार खुद प्यासा है। पिछले 5 साल से बनकर तैयार इस मीनार से अब तक एक बूंद पानी तक की सप्लाई नहीं हुई है। लोगों ने जब इसे खुद चालू करने की कोशिश की तो इसमें कई खामियां दिखी। सलगा में बने जल मीनार का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। ग्रामीणों के घर में पेयजल पहुंचे, पानी पीने का पहुंचे, इसको लेकर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत यहाँ पे मिनी वाटर सप्लाई टैंक बैठाया गया, लेकिन आज तक 5 वर्षों के बाद भी ग्रामीणों को यहाँ पर पानी नहीं मिल पाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हालात अब बिल्कुल जर्जर हो गया है। और यहाँ पे ग्रामीण जब ये बन रहा था तो सोच रहे थे कि शायद अब हमारे घर तक पानी पीने का पहुँचेगा, लेकिन 5 वर्षों में भी अब तक नहीं पहुँचा है। और यह कटकमदाग प्रखंड का सलगा गांव। बताएं आप लोग कि क्या बना है, उसके बाद क्या कुछ हुआ इसमें? बना तो 100% कंप्लीट भी नहीं हुआ, पानी तो दूर की बात है। एक आध बार हम लोग अपने से चालू करके कोशिश किए थे तो 50 जगह लीकेज ब्रेकेज था। ऊपर से 1 फीट क्या 6 इंच के ऊपर में पाइप है, जिधर तिधर लीक है, मैंने बिना काम का चीज है। शुरू से भेल हले पानी के, और बाद में बाढ़ आए। तो कितना फायदा मिल रहा है कर से? फायदा मिले पनिया जब शुरू भले पानी के फायदा भले ही। पानी नहीं मिला है ग्रामीणों को, और इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि है वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बताएं आप लोग यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों की, बताइए इस तरह की वाटर सप्लाई बने हैं। योजना तो बहुत उपयोगी था और बहुत उम्मीद से हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन विभाग के उदासीनता के कारण
कि जब तक वो लोग किसी तरीके से बस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, चालू हुआ भी नहीं और विभाग से अगर उसको पेमेंट हो गया तो फिर ठेकेदार इधर ध्यान नहीं दिया कि हमको चालू करके ग्रामीणों को सुविधा भी देना होगा। चूँकि गर्मी के दिनों में ग्रामीण एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या होता है और अगर 30 लाख के लागत से 30-35 लाख के लागत से सरकार का इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ है तो इसका उपयोग भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कई बार प्रयास की हूँ, लेकिन विभाग उदासीन रहा, इस पर कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया। निश्चित रूप से विभाग उदासीन है और ग्रामीणों के घरों में तक पानी पहुंचने की बात तो दूर, अब इस योजना ही की हलक सूखने लगी है। ऐसे में आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि जो योजना था, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया और जिस उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च किए गए, उसका यह बेजा उपयोग दिख रहा है और इसका पूर्णतः कहें तो यह पूरी तरह से फेल योजना है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और धनबाद में बैंक के ग्राहकों की सुविधा के लिए शहर में कुल 315 एटीएम मशीनें लगाई गई, लेकिन ये एटीएम मशीनें लोगों के लिए नई मुसीबत बन रही हैं, क्योंकि 170 से अधिक एटीएम बिना सुरक्षा गार्ड के हैं। अकेले एसबीआई के ही 153 एटीएम में 53 में कोई गार्ड नहीं है। इनमें इन एटीएम पर लुटेरों के साथ साइबर अपराधियों की भी नजर रहती है। यहां तक कि कई एटीएम में तो सीसीटीवी कैमरे तक फेल हैं, जिससे ग्राहक भी इन एटीएम में असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं पैसे निकालते वक्त अगर कार्ड फंस जाए तो शिकायत करने के लिए कोई नहीं रहता, जिससे ग्राहक परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है गार्ड वगैरह, तो थोड़ा समस्या, कभी कभी कार्ड फंस जाता है तो मुश्किल हो जाता है, किसको क्या बोले नहीं बोले, बैंक वाले लोग भी जाकर पता झाड़ते हैं। हर एक जगह पर देखिए, चीज़ें सिर्फ पहरा बिठा करके नहीं चल सकती हैं। बहुत सारे उसके एक सिस्टम होता है, उसमें आप जैसे मान लीजिए कि सिक्योरिटी के और दूसरे एस्पेक्ट भी हैं। कैमरा है उसमें, अगर कैमरा ठीक तरीके से उसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो लोग जाते हैं, उसमें वो उसको बार बार चेक करते रहते हैं कि उसमें कहीं अन्य तरह का कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है, किसी तरह के कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाले तो नहीं गए हैं स्वैप करने के लिए, क्लोन करने के लिए। तो उन सब सिस्टम्स को बार बार फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा करके चेक करने से भी उन सब चीज़ों पर चेक किया जा सकता है।